नमस्ते छात्रों। आज के अभ्यास में हम त्रिभुज अध्याय की एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.2 पे चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। आज हम आगे के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रश्न है 5 से 8। साथ ही हम अनुपात 7.5 भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभ्यास 7.2 इसके हम प्रश्न देखेंगे 5 से 8 तक के। फिर हम 7.5 अनुभाग त्रिभुजों की सर्वांग समता के कुछ और कसौटियां, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी अभ्यास संख्या 7.2 का प्रश्न संख्या 5, ठीक है, जो कि आपके अनुभाग 7.4 पर आधारित है। तो प्रश्न क्या है, एबीसी और डीबीसी ये एक ही आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया। आपको ये दर्शाना है कि कोण एबीडी और एसीडी आपके पास बराबर होंगे, ये आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाओगे? दिया क्या गया है, सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। क्या दिया गया है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एबीसी और डीबीसी दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं आकृति में, और बीसी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों त्रिभुज है वो इनका एक ही आधार है, कौन सा, बीसी। और ये दोनों त्रिभुज आपके समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हो। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी दोनों भुजाएं आपकी बराबर है। त्रिभुज बीडीसी में बीडी और डीसी ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर है। और आपको दर्शाना है कि ए बी डी बराबर है किसके, कोण एबीडी को कोण एसीडी के बराबर दर्शाना है। तो कैसे दिखाओगे? देखिए, तो क्या दिया गया है कि एक ही आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी और डीबीसी। हमें दिखाना है कि कोण एबीडी और एसीडी बराबर है। तो त्रिभुजों को आप देखिए, एबीडी कोण एबीडी त्रिभुज को लीजिए और एक एसीडी त्रिभुज को लीजिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों त्रिभुज का लेके चलते हो तो आपको क्या दिखेगा, समान पक्ष जो है इन दोनों त्रिभुज का, उस पर अगर ध्यान दोगे तो एडी जो है वो दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुज है। तो एडी दोनों त्रिभुज पे होगी। साथ ही क्योंकि एबीसी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एबी और एसी आपके पास बराबर दिए गए हैं। और त्रिभुज डीबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ बीडी और सीडी ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एबीडी त्रिभुज आप लेके चले थे और एसीडी आपने दिखा दिया कि एडी उभयनिष्ठ भुज है, और उसके अलावा त्रिभुज एबीडी से एबी भुजा और त्रिभुज एसीडी से एसी भुजा ये दोनों बराबर है, और बीडी और सीडी ये दोनों भुजाएं आपके पास बराबर है। तो भुजा 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 इस सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो, एसएसएस नियम से, कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीडी के। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कोण एबीडी और एसीडी आपके पास बराबर होंगे, यही हमें दर्शाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हमें दे रखा है कि ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, बराबर भुजाएं है, ठीक है। भुजा बी ए को अगर हम डी तक बढ़ा दे इस तरीके से कि ए डी और ए बी ये दोनों बराबर है, जैसे कि आपको आकृति में दिख रहा है, ठीक है। ए बी ए सी ए डी ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो आपको दिखाना है कि कोण जो बनेगा बीसीडी एक समकोण है, यानी कि कोण बीसीडी को आपको दिखाना है कि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो कैसे करेंगे, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, ए बी और ए सी बराबर है, साथ ही ए डी और ए बी बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बीसीडी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ऐसा हमने प्रमेय में देखा था, जिसका हमने प्रमाण भी दिया था। अब यहां से आप कह सकते हो कि एसीबी और एबीसी ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। अब त्रिभुज एडीसी, इसमें क्योंकि एडी और एसी बराबर है तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एडीसी कोण है वो एसीडी कोण के बराबर होगा। अब त्रिभुज ए बी सी जो है, अब किसी भी त्रिभुज में जो उसके तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है,
180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एबीसी त्रिभुज में ए कोण यानी कि सी ए बी कोण जमा ए सी बी कोण एंड इसको हम जोड़ करेंगे एबीसी कोण से, तो इन तीनों का जोड़ आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब क्योंकि आपको पता है कि एसीबी और एबीसी ये दोनों कोण बराबर है, कैसे पता है? हमें पता था एबी और एसी दोनों भुजाएं बराबर है, तो उनके सम्मुख कोण हमने बराबर दिखाए थे। एसीबी कोण हमारा एबीसी कोण के बराबर होगा। तो जब आप ऊपर एसीबी, ठीक है, जब आप ऊपर एसीबी को एबीसी कोण से प्रतिस्थापित करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोण सीएबी जोड़ 2 गुणा कोण एसीबी। हमने क्या किया? कोण एबीसी, इसको कोण एसीबी से प्रतिस्थापित किया, तो आपके पास मिल गया कोण सीएबी जमा 2 गुणा कोण एसीबी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोण सीएबी बराबर 180 डिग्री घटा 2 गुणा कोण एसीबी। तो इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए इसके बाद क्या होगा? कोण एडीसी, इसमें भी आप फिर से कोणों का योग निकालोगे, तो जो तीनों कोण है उनका योग कितना दिखाई देगा आपको? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण सीडी जमा कोण एसीडी जमा कोण एडीसी बराबर होगा 180 डिग्री के। अब क्योंकि आपके पास एडी और एसी दोनों भुजाएं बराबर है एडीसी त्रिभुज में, तो यहाँ से इन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो एडीसी कोण बराबर होगा एसीडी कोण के। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कोण सीएडी जमा 2 गुणा कोण एसीडी, इसका उपयोग करके ये बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। तो यहाँ से दूसरा समीकरण मिल गया, कोण सीएडी बराबर 180 डिग्री घटा 2 गुणा कोण एसीडी। तो आपके पास क्या हो गया? 2 समीकरण आ गए। अब क्योंकि बी ए डी एक सीधी रेखा पर स्थित है, ठीक है, आप देख सकते हो बी ए डी सीधी रेखा है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो? क्यों अभी सीधी रेखा क्यों है? क्योंकि जो एडी है वो ए बी का ही विस्तार है, हमने ए बी रेखा को खींचा है डी बिंदु तक, ठीक है। तो यहाँ पर सी ए बी जोड़ सी ए डी कोण ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आपके पास 2 समीकरण आए थे, जहां से आपने कोण सी ए बी का मान निकाला था 180 डिग्री घटा 2 गुणा कोण ए सी बी, और कोण सीएडी का मान आया था 180 डिग्री घटा 2 गुणा कोण एसीडी। इनको हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापित करने के बाद आपको उपयुक्त समीकरण में प्रतिस्थापित करने के बाद आपको मिलेगा 180 डिग्री घटा 2 गुणा कोण एसीबी जमा 180 डिग्री घटा 2 गुणा कोण एसीबी बराबर एसीडी बराबर 180 डिग्री। सरल करें इसे तो मिलेगा 360 डिग्री घटा 2 गुणा कोण एसीबी घटा 2 गुणा कोण एसीबी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको और सरल कीजिए, दोनों पक्षों से 180 डिग्री घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री बराबर 2 गुणा कोण एसीबी जमा कोण एसीडी। 2 से भाग देंगे तो कोण एसीबी और एसीडी का योग आपको मिलेगा 90 डिग्री के बराबर। अब कोण बीसीडी, ठीक है, एसीबी और एसीडी कोण से मिलकर ही बना है, तो एसीबी जमा कोण एसीडी ये आपका बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है। ये आप इन दोनों का जोड़ आपका बराबर होगा किसके? कोण बीसीडी के। तो यहाँ से कोण बीसीडी आपका बराबर आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि बीसीडी कोण एक समकोण होगा और यही हमें दर्शाना था। समझ आया सबको ये प्रश्न कैसे हमने इसका हल किया? जो हमें जानकारी दी गई थी प्रश्न में उन्हीं का हमने उपयोग किया। ए बी सी त्रिभुज लिया, 2 भुजाएं बराबर थी, उनके सम्मुख कोण को बराबर रखा। ए डी सी भुजा लिया, एडीसी त्रिभुज लिया, उसमें एसी और एडी भुजाएं बराबर थी, उनके सम्मुख कोण को बराबर रखा। फिर हमने एबीसी त्रिभुज में आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एडीसी भुजा में एडीसी त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसका हमने उपयोग किया। और वहां से और साथ में हमने ये देखा कि जो बीडी रेखा है वो सीधी रेखा है, तो यहाँ से
BAC कोण जमा DAC कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। बस इनका उपयोग करके हमने ये दिखा दिया कि जो BCD कोण है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें दे रखा है कि जो 90 डिग्री वाला कोण है वो है कोण A और AB बराबर है AC के। तो आपको कोण B और कोण C ज्ञात करने हैं कि किसके बराबर होंगे। तो ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, और दे रखा है AB और AC भुजाएं बराबर है। A जो कोण है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है। B और C कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्या दिया गया है, कोण A 90 डिग्री, AB और AC बराबर। ज्ञात क्या करना है, B और C इन दोनों कोण को हमें ज्ञात करना है कि किसके बराबर हमें मिलेंगे। आसान सा प्रश्न है, कैसे हल करेंगे। देखिए AB और AC बराबर है। आपने प्रमेय पढ़ा था कि जब भी कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण B और कोण C आपके पास बराबर होंगे। कोण B और कोण C बराबर आ गए। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का जो योग है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ABC तीनों कोणों का योग कितना रख दिया हमने, 180 डिग्री के बराबर, आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, अब आपको पता है कोण A तो 90 डिग्री के बराबर है और कोण B और कोण C आपके पास बराबर है। तो यहाँ से आप A कोण को 90 डिग्री के बराबर रखोगे, कोण C को आपने कोण B के बराबर रखा तो मिला आपको कोण B। यहाँ से आपको प्राप्त होगा कोण B आपके पास कितना मिलेगा, आपको सरल करने पे आपके पास कोण B आएगा 90, 2 गुणा कोण B आपके पास 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो कोण B आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। कोण भी पता चल गया आपको। अब क्योंकि B और C दोनों कोण क्या है, बराबर, तो कोण C भी कितना हो गया, 45 डिग्री। और यही हमें बताना था कि B और C कोण ज्ञात करने थे। ये आपके पास कितने आ गए, 45 डिग्री के बराबर आ गए दोनों कोण आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 7। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, समान लंबाई की हो। ठीक है, वो आपका क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको बताना है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं एक समान है, लंबाई की है। आपको बताना है ऐसा जो त्रिभुज है उसके सारे के सारे कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये हमने कोण लिया। ठीक है, अब इसके भुजाएं आपको पता है कि सारी भुजाएं बराबर है और हमें कोण जो है सारे के सारे वो सिद्ध करने हैं कि वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो हमें जानकारी क्या दी गई है, जानकारी हमारे पास क्या है कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं बराबर है। यानी कि AB BC AC तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। यानी कि इन बराबर भुजाओं के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, कोण A कोण B कोण C ये तीनों कोण आपके बराबर होंगे। कैसे, देखो AB और AC दोनों भुजाएं बराबर है, इनके सम्मुख कोण कौन से है, B और C दोनों बराबर होंगे, कोण भी बराबर होगा कोण C के। अब BC और AC ये दोनों भुजाएं बराबर है, इनके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण A कोण B। तो कोण A बराबर होगा कोण B के। आपने दिखा दिया कोण A कोण B के बराबर, कोण B कोण C के बराबर। तो ये तीनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे ना फिर। तो तीनों कोण आपने दिखा दिया कि बराबर है, बट लेकिन हमें तो दिखाना है कि 60 डिग्री के बराबर है। तो ये दिखाने के लिए आप क्या उपयोग करोगे, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है, आंतरिक कोणों का योग, वो आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण आपके बराबर है, तो कोण B कोण C दोनों को आप कोण A के बराबर रख सकते हो। जैसे आप कोण A के बराबर रखोगे तो आपको मिलेगा 3 गुणा कोण A बराबर 180 डिग्री। यानी कि कोण A यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो कोण A कोण B कोण C तीनों ही आपके किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपके पास कितना मिलेगा, 60 डिग्री। समझ आ गया सबको ये प्रश्न। अब आते हैं अनुभाग 7.5।
जिसमें हम देख रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और मापदंड। देखिए, हम पहले से ही जानते हैं कि केवल तीनों कोणों का बराबर होना त्रिभुजों के लिए सर्वांसम होने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने जो पिछले व्याख्यान है उसमें पढ़ा था कि अगर आपके पास त्रिभुज है और दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में आपके पास तीन कोण आपको दिख रहे हैं जो कि बराबर दिखाई दे रहे हैं। तीनों कोण आपके पास यानी कि पहले त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, दूसरा वाला कोण दूसरे त्रिभुज के किसी दूसरे कोण के बराबर है, तीसरा कोण पहले त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज के किसी तीसरे कोण के बराबर है। यानी कि वहां पर कोण 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 ये इस तरीके से हमें नियम दिख रहा है कि वहां लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पास आप बहुत सारे ऐसे त्रिभुज बना सकते हो जिनके कोण है वो एक समान है, ठीक है। जैसे आपने एक कोण लिया, जैसे आपने एक त्रिभुज लिया, उस त्रिभुज के आपने कोण कुछ ले लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक कोण हमने लिया जिसके हमने एक त्रिभुज हमने लिया और उस त्रिभुज के हमने कोण रखे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप दूसरा कोण भी दूसरा त्रिभुज भी ले सकते हो जिसके कोण है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो। अब आपको यहाँ पर है ना दोनों त्रिभुजों का आकार तो समान दिखाई देगा, लेकिन जो माप है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह से त्रिभुज दिखाई दे काफी सारे जिनके कोण आपको एक समान दिखाई दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे। उन त्रिभुजों के आकार आपको एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन वो माप में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए कोण 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 सिर्फ तीनों कोणों का बराबर होना यानी कि ए ये जो है ये आपके त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो हो सकता है कि एक ही आकार के हो लेकिन उनके माप है वो उनमें आपको उनके जो माप है वो आपको भिन्न दिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक प्रश्न आता है यहाँ से, क्या होगा यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो? क्या यह सर्वांग समता के लिए पर्याप्त है? तो देखिए ये है। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के जो कोण है वो एक समान है, तीनों कोण, तो वो पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे। ऐसे त्रिभुज आपके आकार में समान होंगे लेकिन उनके जो माप है वो अलग हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर दो त्रिभुज है जिनकी भुजाएं एक समान है, तो क्या यहाँ पर वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो वो होंगे। तो कैसे होंगे इसके लिए एक गतिविधि करते हैं। दो त्रिभुज आप लीजिए, हम किस तरीके से कि जिनकी भुजाएं है वो इस तरीके से हो 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं वाली आप क्या लीजिए एक त्रिभुज बनाइए जिनके भुजाएं आपके इस तरीके से है। तो जैसे कि इस आकृति में दिखाया है 7.35 में त्रिभुज आपके पास। इन त्रिभुज में आपने क्या किया, भुजाएं लिया 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर की। अब दो त्रिभुज जो आपने लिया, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं है वो एक समान है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों त्रिभुज है उनका आकार माप सब एक समान है यहाँ पर। तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्वांग सम त्रिभुज है, आकार और माप सब एक समान है। तो अगर इनको आप काट लोगे दोनों इनमें से किसी एक त्रिभुज का आपने काटा और उस त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पे रखा, उसको उल्टा करके या उसको घुमाकर आप उसको दूसरे त्रिभुज पे रखने की कोशिश करते हो, तब आप देखोगे कि ये सुनिश्चित करते हुए हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख रहे हैं कि बराबर भुजाएं एक दूसरे के ऊपर हो। यानी कि जो 4 सेंटीमीटर वाली भुजाएं है दूसरे त्रिभुज की, वो पहले त्रिभुज के 4 सेंटीमीटर वाली भुजा के ऊपर हो, ठीक है। पूरी तरीके से एक दूसरे को वो ढक ले। तो इस तरीके से हम एक त्रिभुज को काट के दूसरे त्रिभुज पे रखेंगे।
तो आप यहाँ पर पाओगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे। अब अगर ऐसा होता है कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक लेती है, तब आपके पास वो दोनों आकृतियां कैसी होती है, सर्वांग सम। तो यहाँ पर त्रिभुज कैसे होंगे आपके पास, सर्वांग सम होंगे, जब उनकी भुजाएं कैसी हो, आपके पास समान लंबाई की हो दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो ये गतिविधि हमें दिखाती है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर है तो त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम जाना जाता है, और ये नियम हम लगा सकते हैं जो कि त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए उपयोग किया। अब देखिए प्रमेय 7.4, ये क्या है, SSS सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अभी हमने गतिविधि से देखा था कि त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। अब हम इसका प्रमाण देखेंगे। इस प्रमेय को उपयुक्त रचना का उपयोग करके हम सिद्ध कर सकते हैं। जो हमने रचना अभी बनाई कि हमने दो त्रिभुज लिए, फिर हमने एक को काटा और दूसरे को ऊपर रखा, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक रहे थे, तो उस रचना का उपयोग करके आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। साथ ही आप पहले ही SAS सर्वांग समता नियम इसके बारे में सीख चुके हो, जहां समान कोणों का युग्म संगत समान भुजाओं के युग्मों के बीच अंतर्निहित कोण होना चाहिए। यदि कोण अंतर्निहित नहीं है तो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो हमने SAS सर्वांग समता नियम पे क्या पढ़ा था कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे दो भुजाएं है वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है। साथ ही एक त्रिभुज का जो अंतर्निहित कोण है, भुजाओं के बीच का जो कोण है, वो दूसरे त्रिभुज की जो हमने दोनों भुजाएं बराबर संगत भुजाएं ली थी उनका अंतर्निहित कोण है, उनके बीच का कोण है। तो आप इस नियम को लगा सकते हो, SAS सर्वांग समता नियम को, यानी कोण आपका अंतर्निहित कोण होना चाहिए, जिन भुजाओं को आप बराबर दिखा रहे हो उनके बीच का कोण होना चाहिए, तभी आप इस नियम को लगा पाओगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए, दो समकोण त्रिभुज की हम रचना करते हैं, प्रत्येक के साथ कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा हमने क्या ली, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए दो त्रिभुज हमने लिए। अब इन त्रिभुज में आपको दिख रहा है कि हमने समकोण त्रिभुज लिए। ठीक है, दो हमने समकोण त्रिभुज लिया, यानी कि जो एक कोण है इन दोनों त्रिभुज का वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। अब साथ ही हमने दो भुजाएं लिए दोनों में कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, और जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है वो क्या है, कर्ण है, यानी कि जो 90 डिग्री वाला कोण है उसके सम्मुख वाली भुजा वो आपकी कर्ण होती है, वो हमने किसके बराबर लिया, 5 सेंटीमीटर के बराबर, दोनों ही त्रिभुज में। तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अब जैसे अगर आप क्या करो, इनमें से किसी एक त्रिभुज को काटो और फिर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखो, तो आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से कि वो समान भुजाओं को रेखित करे। तो त्रिभुजों को अगर घुमाना भी पड़े तो आप घुमा सकते हो। तो घुमाने के बाद आपको क्या दिखेगा कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं। जब आप क्या करोगे, जो हमने त्रिभुज लिए थे, जब आप इस तरीके से एक त्रिभुज को काट के दूसरे त्रिभुज पे रखोगे कि वो जो उनकी बराबर भुजाएं है वो संरेखित करे, एक दूसरे को ढक ले पूरी तरीके से, तो आप देखोगे कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे। तो यानी कि आपके पास अगर दो समकोण त्रिभुज है और उसमें एक त्रिभुज का जो कर्ण है और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। तो हमने दो यहाँ पर नियम पढ़े। पहला नियम कि दो त्रिभुज है, उनकी जो भुजाएं है आपके पास वो क्या है, जैसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजाएं है उनके बराबर है। तो हमने SSS सर्वांग समता नियम देखा कि आपके पास जो दोनों त्रिभुज होंगे जिनकी भुजाएं है वो एक दूसरे के बराबर है, तो आपके पास तीनों भुजाएं क्या है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, जिसका हमने प्रमाण एक गतिविधि के द्वारा हमने देखा। ठीक है, तो साथ ही आपके पास
क्या होता है, साथ ही आपके पास एक और सर्वांग समता का नियम है। कौन सा नियम है वो? RHS सर्वांग समता का नियम। अब आपने जब RHS सर्वांग समता का नियम आप देख रहे हो, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने देखा था कि हमने SAS सर्वांग समता नियम पढ़ा है, पर यहाँ पर SAS सर्वांग समता नियम लागू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो भुजा आप लेते हो, कर्ण, एक तो आप कर्ण लोगे, ठीक है, और दूसरी क्या लोगे? कोई और भुजा लोगे। तो कर्ण और भुजा के बीच में समकोण आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जो समकोण आपको मिलेगा, जो 90 डिग्री का कोण मिलेगा, वो आपके पास समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा का अंतर्निहित कोण नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो त्रिभुज आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अलग से नियम आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज है, और एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, और इस नियम को हम बोलते हैं RHS सर्वांग समता नियम। आर कहां से आया है? समकोण। ठीक है, समकोण। आर कहां से आया? आर आपका जो इंग्लिश में आप बोलते हो राइट एंगल, 90 डिग्री, वहां से आया है ये समकोण। एच कहां से आया? एच आपका आया है इंग्लिश में आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में आप कहते हो कर्ण, वहां से ये शब्द आपका आया है। एस कहां से आया? एस यानी साइड, साइड को हिंदी में क्या बोलते हो? भुजा। तो इस नियम को हम बोलते हैं RHS सर्वांग समता नियम, हिंदी में समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो जो RHS समकोण त्रिभुजों के लिए एक विशेष सर्वांग समता नियम है। तो समकोण त्रिभुजों के लिए एक विशेष सर्वांग समता हमने नियम यहां से बता दिया। कौन सा? RHS सर्वांग समता नियम। अब एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण संख्या 7। क्या है यहाँ पर? AB एक रेखाखंड है। ठीक है, AB क्या है? एक रेखाखंड। P और Q आपको बनाने AB के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु, इस प्रकार से कि बिंदु A और B से वो समान दूरी पर स्थित हो। तो आपको ये दर्शाना है कि रेखा PQ AB का लंब समद्विभाजक है। सबसे पहले इसको बनाएंगे, जो भी हमें जानकारी दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए हम आकृति बनाएंगे। तो AB रेखाखंड दिया था, सबसे पहले AB रेखाखंड आप खींचोगे। फिर P और Q AB के विपरीत दिशाओं में बिंदु बनाने, तो एक P बिंदु हमने ऊपर रख दिया, Q बिंदु हमने नीचे रख दिया, और इस तरह से वो बिंदु हमें बनाने हैं कि प्रत्येक बिंदु की जो प्रत्येक बिंदु है वो A और B से समान दूरी पे स्थित हो। यानी P बिंदु की जो दूरी है A से और B से वो एक समान है, यानी AP और PB बराबर हो। और इसी तरीके से Q बिंदु जो आपके पास आएगा उसकी दूरी A और B से बराबर होनी चाहिए, यानी AQ और QB आपके बराबर होंगे। आपको ये दर्शाना है कि रेखा PQ रेखा को आपको दर्शाना है कि ये AB का लंब समद्विभाजक होगी, यानी PQ को आपको दिखाना है कि ये AB पर लंब होगा, और साथ ही आपको ये बताना है कि PQ है वो AB को दो समान भाग में विभाजित कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो दिया गया है उसको लिखिए, P और PB बराबर है, साथ ही QA और QB आपके पास बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है कि PQ आपके पास लंब है AB पर, और साथ में आपको बताना है कि PQ AB को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि आप अगर दिखा दो AC बराबर BC, तो आप दिखा सकते हो कि PQ है वो AB को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मान लीजिए कि PQ है वो AB को C बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया C प्रतिच्छेदित बिंदु है PQ और AB का। तो त्रिभुज PAQ और PBQ, इसको आप देखोगे, त्रिभुज PAQ और PBQ। अब इसमें जो जानकारी आपको पता है वो ये है कि AP और PB बराबर है, साथ में AQ और BQ भी बराबर है, और PQ उभयनिष्ठ भुज है। हमें पता है कि SSH सर्वांग समता नियम होता है। ठीक है, वो नियम आप लगा सकते हो यहाँ पर, अभी अभी हमने उसके बारे में सीखा है। तो उस सर्वांग समता नियम से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। अगर दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो CPCT द्वारा दोनों त्रिभुज के जो संगत भाग होंगे, कोण होंगे, वो भी बराबर होंगे। अब PAQ में
कोण APQ और इसके संगत कोण जो त्रिभुज PBQ में होगा वो होगा कोण BPQ। तो ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे, कोण APQ बराबर आएगा कोण BPQ के। ठीक है, ये आपका कोण कौन सा है, APQ बराबर आपने दिखा दिया कोण BPQ। तो अगर APQ कोण BPQ कोण के बराबर है तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो PQ है वो कोण P को क्या कर रहा है, समान कोण में विभाजित कर रहा है। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ये आपके पास आ गया। अब साथ में देखो त्रिभुज PAC और PBC इनको लेके चलिए। अब तो आपको पता है AP और PB बराबर है, साथ में जो PC है वो उभयनिष्ठ भुज है दोनों त्रिभुज में, और अभी अभी हमने दिखाया है क्या कि कोण APQ बराबर है कोण BPQ के। तो यहां से आप बोल सकते हो कि APC कोण बराबर होगा BPC कोण के। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में आपने एक कोण को बराबर दिखा दिया और दो भुजाओं को, और ये जो कोण है वो अंतर्निहित कोण है। तो ऐसे सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपके PAC और PBC ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भाग है वो बराबर होते हैं। तो AC बराबर होगा BC के और कोण ACP बराबर होगा किसके, कोण BCP के CPCT द्वारा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब हमने क्या दिखाया कि कोण ACP और BCP बराबर है, और आपको पता है कि जो ACP और BCP इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि AB तो सीधा रेखाखंड है। ठीक है, तो दोनों का जोड़ जो ACP और BCP का कोण 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि ACP और BCP ये दोनों कोण बराबर है तो BCP कोण को हमने ACP कोण रखा, तो यहाँ से ACP कोण की जो मान है हमारे पास वो आ गया 90 डिग्री। तो ACP कोण जैसे ही 90 डिग्री आ गया तो आप क्या बोल सकते हो कि जो PC है वो AC का लंब है, या फिर PQ है वो AB का लंब है, यहां से आप बोल सकते हो। ठीक है, और आपको पता है AC और BC, साथ में AC और BC हमने दिखाया बराबर है। अगर AC और BC बराबर कब होंगे, जब C मध्य बिंदु होगा AB का। तो यहां से हमने क्या दिखाया, कोण ACP 90 डिग्री यानी कि PQ AB पर लंबवत है। साथ में क्योंकि C है वो AB का मध्य बिंदु है, तो यानी कि जो PQ है वो AB को समद्विभाजित कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है AB रेखाखंड को। तो यहाँ से हमने दिखा दिया PQ AB का लंब समद्विभाजक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किए बिना हम त्रिभुज PAC और PBC को सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि SSA भुजा भुजा कोण एक वैध सर्वांग समता नियम नहीं है, यह अंतर्निहित कोण महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया था प्रश्न में, सबसे पहले हमने दिखाया कि PAQ और PBQ इन दोनों त्रिभुज को हमने दिखाया कि ये सर्वांगसम है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा के हमने क्या किया, हमने ये बताया कि कोण APC और कोण BPC दोनों बराबर है। अब इन दोनों कोण को बराबर दिखाने का हमारा जो लक्ष्य था वो क्या था कि हम अंतर्निहित APC और BPC यहाँ से जो समान भुजाओं के अंतर्निहित कोण है उनको हम बराबर दिखा सके, क्योंकि SSA भुजा भुजा कोण जैसा कोई सर्वांग समता नियम होता नहीं है। हमें चाहिए था भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता नियम यहाँ पर संतुष्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ा कि PAQ और PBQ ये त्रिभुज हमारे सर्वांग है, जहां से हम अंतर्निहित कोणों को बराबर दिखा पाए और जहां से हम PAC और PBC कोण को सर्वांगसम सिद्ध कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए उदाहरण संख्या 8, P है वो दो रेखाओं L और M से समान दूरी पर एक बिंदु है जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। आपको दर्शाना है कि रेखा AP उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करता है। तो करना क्या है हमें, देखिए दो रेखाएं है L और M, वहां उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पे एक बिंदु स्थित है P, और ये P बिंदु और ये जो L और M रेखाएं है वो A बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है। आपको बताना है कि AP जो रेखा आएगी वो उनके बीच के कोण को
समद्विभाजित करेगी। सबसे पहले आकृति बनाएंगे जिससे आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो देखिए, एक एल रेखा है, एक एम रेखा है। ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को ए बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, और पी हमने ऐसा बिंदु लिया है जो कि दोनों रेखाओं से समान दूरी पे स्थित है। ठीक है, पी बिंदु इस तरीके से लिया जो कि एल रेखा और एम रेखा दोनों से समान दूरी पे स्थित है, यानी कि पी बिंदु से जब आप एल रेखा पे लंब बनाओगे और पी बिंदु से आप एम रेखा पे लंब खींचोगे, तो जो आपके पास लंब आएंगी उनकी दूरियां क्या आएगी, समान। यानी पी, जैसे हमने पीबी लंब खींचा एल रेखा पे, पीसी लंब खींचा एम रेखा पे, तो पीबी और पीसी ये दोनों आपके पास दोनों रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। आपको क्या दर्शाना है कि रेखा एपी जो बन रही है वो उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, यानी एल और एम इनके बीच का जो कोण है उसको एपी रेखा समद्विभाजित कर रही है। ये हमें सिद्ध करना है। अगर आप दिखा दो कि बी ए पी कोण और सी ए पी कोण बराबर है, तो आप बता सकते हो कि एपी कोण है वो एल एम रेखा को समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए, दी गई हमें रेखा है एल और एम जो कि ए बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। साथ में हमने मान लिया कि पीबी है वो एल रेखा पर लंब है और पीसी है वो लंब है एम रेखा पर। साथ ही हमें दिया गया है कि पी बिंदु है वो एल और एम रेखा से समान दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से पीबी और पीसी आपके बराबर होंगे। सिद्ध आपको करना है कि पी ए बी कोण और पी ए सी कोण है वो बराबर आपको सिद्ध करने हैं। तो त्रिभुज हमने लिया पी ए बी और पी ए सी, ये दो त्रिभुज हमने लिए। अब यहाँ से पीबी और पीसी बराबर दिए गए हैं हमारे पास, तो ये जानकारी हमने लिखी। साथ ही पीबी ए कोण और पीसी ए कोण ये दोनों आपके 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि जो पीबी और पीसी है वो लंब है हमारे पास एल और एम रेखा पर। उसके अलावा पीए क्या है, उभयनिष्ठ भुज है, तो दो भुजाएं आपको बराबर दिख रही है और एक कोण, और जो कोण है वो आपका पीबी और पीए दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, अंतर्निहित कोण है। पीबी और पीए नहीं है, अंतर्निहित कोण नहीं है। पीबी और पीए के अंतर्निहित कोण ये नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए ए पी बी या फिर पी ए बी ये जो आपके पास त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और एपी क्या है, एपी कर्ण है इस समकोण त्रिभुज का, और पीबी है वो कोई भी भुजा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह से दो समकोण त्रिभुज दिए गए हो और उनकी एक कर्ण उनके कर्ण है वो बराबर दिखाई गए हो और एक भुजाएं बराबर दिखाई गई हो, तो वो आपके पास दोनों त्रिभुज है वो RHS सर्वांग समता नियम से क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो RHS सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो, यानी समकोण कर्ण भुजा, इस नियम से हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। तो अगर दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ से कोण पीएबी और कोण पीएसी ये दोनों आपके पास बराबर होंगे। ये अब अगर कोण पीएबी और पीएसी बराबर है, यानी कि रेखा एपी रेखाओं एल और एम के बीच के कोण को समद्विभाजित करेगी, यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था कि एपी रेखा एल और एम रेखाओं के बीच के जो कोण है उसको समद्विभाजित कर रही है, और ये हमारा सिद्ध हो गया क्योंकि कोण पीएबी और पीएसी बराबर है। तो ये सिद्ध करता है कि एपी रेखा है वो दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो ये था हमारा अनुपात 7.5, और साथ ही हमने प्रश्नावली 7.2 के कुछ प्रश्न किए। आगे के व्याख्यान में हम आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।